नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता कुमारी वाव्ज स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए दोस्तों, पर्यावरण एवं शिक्षा शास्त्र का अध्ययन हम लोग कर रहे थे। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे आश्रय शेल्टर चैप्टर को। इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर को पढ़ा। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आश्रय शेल्टर चैप्टर को। ये बहुत ही ईजी चैप्टर है, फिर भी हम इसका अध्ययन करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। प्रत्येक साल इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि 2011 में एक प्रश्न पूछा गया था, 2012 में एक प्रश्न, 2014 में 2 प्रश्न, 2015 में 3 प्रश्न, 2016 में 3 प्रश्न, इस तरह से 2017, 2018, 2019 में भी बहुत सारे प्रश्न इसमें से पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आवास यानी शेल्टर किसे कहेंगे? शेल्टर जो है, आवास किसी जीव जंतु का वह परिवेश होता है जिसमें वह निवास करता है, रहता है। आवास का शाब्दिक अर्थ ही होता है निवास करना। भिन्न भिन्न जीव जंतुओं या भिन्न भिन्न जीवों का आश्रय स्थल भिन्न भिन्न होता है। उसमें कुछ जीव जो है स्वयं के द्वारा बनाए गए घरों में रहते हैं, तो कुछ जीव जंतु जंगल व मनुष्य के द्वारा बनाए गए घर में रहते हैं। जीव जंतुओं द्वारा उसके निवास के स्थान को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है। जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, जीव जंतु को वर्गीकृत किया गया है स्थलीय आवास के रूप में और जलीय आवास के रूप में। यानी आवास को जीव जंतु जो रहते हैं, 2 प्रकार का आवास होता है। एक तो स्थलीय आवास और दूसरा होता है जलीय आवास। तो स्थलीय आवास जो है, इसके अंतर्गत घास स्थल, पर्वतीय स्थल, मरुस्थलीय, तटीय, वनीय स्थल इसके अंतर्गत आएगा। और जलीय आवास के अंतर्गत जलीय जीव एवं वनस्पति को रखा गया है। अब देखिए, स्थलीय आवास के अंतर्गत जो है, इसमें इसकी कुछ विशेषता है। स्थलीय आवास से पूछ लिया जाता है स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन में, तो सभी चीज़ को जानना फिर भी हम जानते हैं, फिर भी हमें पढ़ना है। घास स्थलों में वृक्ष जो है घने एवं बड़े होते हैं। घास के मैदान में पाए जाने वाले जीव जंतु तेज गति से दौड़ते हैं और उसका रंग जो है भूरा भी होता है और भी कलर का होता है। उसके बाद पर्वतीय स्थल की बात करें, पर्वतीय आवास में तो वृक्ष शंकुआकार का होता है। यहाँ पे देखिए, घास स्थल में वृक्ष बड़ा होता है, घना होता है। पर्वतीय आवास में वृक्ष शंकुआकार होता है जिसकी शाखाएं तिरछी होती है, और इन क्षेत्रों में हिमपात होता है और हवाएं भी तेज चलती है। उसके बाद पर्वतीय व ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जीवों की चमड़ी मोटी होती है। याद रखना है दोस्तों, ये सब विशेषता है और ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन में। पर्वतीय व ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जंतुओं की चमड़ी कैसी होती है? मोटी होती है। खूर जो है मजबूत होता है। बड़े आसानी से जो है ढालों पर ये दौड़ सकते हैं। खूर मजबूत इसलिए होता है ताकि बड़े आसानी से ढलानों पर दौड़ सके। मरुस्थलीय पौधे जैसे कि कैक्टस एवं जंतु में ऊंट कम पानी में जीवित रहने वाले जीव हैं। इनके पास कम पानी में भी रहने की क्षमता अधिक होती है, तो ये मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। जैसे कि ऊंट हो गया, कैक्टस हो गया, पौधे में कैक्टस और जानवर में ऊंट। इस तरह से स्थलीय आवास हैं और विभिन्न आवासों की, विभिन्न स्थल की अपनी अलग अलग विशेषता है। विभिन्न जानवरों की जहाँ पर रहते हैं उसकी अलग अलग शारीरिक संरचना एवं बनावट, उसकी अलग अलग विशेषता है। अब हम जलीय की बात करते हैं, जलीय आवास की। तो जलीय जीवों एवं वनस्पतियों इसके अंतर्गत रखा गया है। जलीय जीव और वनस्पति को जलीय आवास जैसे कि हो गया तालाब, झील, समुद्र इटीसी जलीय आवास के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार के जीव जल के तलीय भाग में निवास करते हैं। जो जलीय जीव होता है जल के तलीय भाग में निवास करता है और जलीय भाग में तैरते भी हैं। जल में घुलित ऑक्सीजन का यूज भी करते हैं। ऑक्सीजन लेते हैं, जल में जो घुलित ऑक्सीजन होता है उसी के द्वारा जलीय जीव सांस लेते हैं। समुद्र में रहने वाले जीवों की शारीरिक संरचना धारा रेखीय होती है ताकि तेज गति से जो है गति कर सके,
तालाब और झीलों के पौधे का तना लंबा, खोखला, हल्का, जिससे पोषक तत्व का अवशोषण होता रहता है। तो इस तरह से इसकी विशेषता हो गई। अब हम पढ़ेंगे कि जीव जंतु एवं उसके आश्रय स्थल। जीव जंतु एवं उसके आश्रय स्थल के बारे में ये बहुत कुछ हम जानते हैं, जैसे स्थल एवं जंगल में रहने वाले जीव गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, शेर, हाथी, हिरन, गैंडा, बाघ, मोर, चिंपैंजी, ये सब स्थल एवं जंगल में रहने वाले जीव हैं। पानी में रहने वाले, इसके बारे में भी हम जानते हैं, मछली हो गया, सांप हो गया, मेंढक हो गया, मगरमच्छ, कछुआ। पेड़ पर रहने वाले बंदर, पांडा, स्लॉथ, लंगूर, पक्षी, ये सब पेड़ पर रहते हैं। उसके बाद ज़मीन के अंदर रहने वाले चूहा, सांप, चींटी, खरगोश, केंचुआ, बिच्छू, ये सब हो गया। अब देखिए कुछ उभयचर एम्फीबियन जंतु है जो दोनों स्थानों पर रहता है, जल और स्थल दोनों में। तो जैसे कि सांप हो गया, मेंढक हो गया और मगरमच्छ हो गया। तो इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना ज़रूरी है। उभयचर में, एम्फीबियन में कौन सा आएगा? सांप, मेंढक, मगरमच्छ। तो मेंढक ऑप्शन दे करके पूछा जाता है एग्जाम में, मेंढक पे ज़्यादा फोकस होता है। नेक्स्ट है कुछ प्रमुख जीव एवं उसके रहने के स्थान। इसके बारे में भी बहुत सारे जानवर के बारे में हम लोग जानते हैं, जैसे कि जीव हैं और इधर आश्रय हैं। शेर मांद में रहता है, घोड़ा अस्तबल में रहता है। उसके बाद बात करें तो गधा जो है अस्तबल में रहता है, घोड़ा और गधा दोनों अस्तबल में। कुत्ता जो है कुकुरशाला में होता है, रहता है। गाय या बैल साइवान, याद रखना है, इसका याद रखिए, गाय और बैल का साइवान। आश्रय स्थल क्या है? साइवान है। बकरी बाड़ा में, बिल्ली पिंजरा में, चूहा बिल में, चूहा के बारे में जानते हैं, सांप के बारे में भी बिल में, भेड़ बाड़ा में, भेड़ और बकरी दोनों बाड़ा में, पक्षी घोंसला, और गाय बैल का याद रखिए साइवान। मनुष्य जो है घर में रहता है, मनुष्य का आश्रय स्थल क्या है? घर है। हाथी जंगल, सुअर हो गया शुकरशाला, सुअर शुकरशाला, जेबरा हो गया जंगल में, मुर्गी या मुर्गा दरबा में, ये मुर्गी और मुर्गा, और गाय भैंस का या गाय बैल का साइवान, मुर्गी मुर्गा का दरवा, याद रखना है। खरगोश का हो गया बिल, खरगोश बिल में रहते हैं। अब कुछ कीड़े मकोड़े हैं जीव जंतु, उनके कुछ आश्रय स्थल है, जैसे कि, और वो कहाँ रहते हैं, समूह में रहते हैं या नहीं रहते हैं, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि मकड़ी है, मकड़ी जाल में रहती है, जाल बनाकर रहती है और ये समूह में रहती है। चींटी भी बिल में रहती है और समूह बनाती है, यानी समूह बनाकर रहती है। मधुमक्खी छत्ता में समूह बनाती है, ये भी। दीमक हो गया पेड़ के तनों में, ये भी समूह बनाती है। ततैया जो है छत्ता में, ये भी समूह बनाती है। बिच्छू देखिए, बिच्छू कहीं पर भी पानी में होता है, वैसे नदी के किनारे, तो और ये समूह नहीं बनाती है। तो बिच्छू से क्वेश्चन यहाँ पे, ये समूह नहीं बनाता है। और केंचुआ भी समूह नहीं बनाता है, केंचुआ बिल में होता है लेकिन समूह नहीं बनाता है। तो इम्पॉर्टेंट ये है यहाँ पर कि समूह कौन कौन नहीं बनाता है, समूह में कौन कौन नहीं रहता है, बिच्छू और केंचुआ, याद रखना है। कुछ नोट हैं, जैसे कि रजत मछली। रजत मछली एक प्रकार का कीड़ा है, ये मछली नहीं है, तो इसको याद रखना है। मछली लिखा हुआ है लेकिन मछली नहीं है। इसको सिल्वर फिश भी बोलते हैं। ये एक प्रकार का कीड़ा है जो कि समुद्र के जल में नहीं होता है। इसके अलावा ऑक्टोपस, व्हेल, समुद्री गाय, स्टारफिश, विद्युत किरण, डॉगफिश, ईटीसी समुद्री जल में पाई जाती है। तो याद रखना है दोस्तों, ये जो रजत मछली है, ये कीड़ा है, ये समुद्री जल में नहीं पाया जाता है। इसके अतिरिक्त हम बात करें ऑक्टोपस, व्हेल, समुद्री गाय, ये भी मछली है, समुद्री गाय भी, स्टारफिश, विद्युत किरण, ये भी मछली है, और डॉगफिश, ये सब समुद्री जल में पाए जाते हैं। तो ये इसको याद रखना है। अब कुछ पक्षियों के घोंसले से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको देख लेते हैं। कुछ तथ्य हैं, इसको याद रखना है। जैसे कि कबूतर है, कबूतर और गौरैया, इसकी विशेषता क्या है कि मतलब घोंसला की बात होगी। कबूतर और गौरैया
मनुष्य के घरों में घोंसला बनाकर रहता है। अक्सर कबूतर जो है, कबूतर को मनुष्य पालता भी है, उसके लिए मनुष्य के द्वारा घोंसला बना दिया जाता है। गोरैया के लिए भी, और गोरैया मनुष्य के घर में अगर एक दो पेड़ है या फिर कहीं पर भी घरों में दलान वाला घर है तो उसमें ही अपना घोंसला बना लेता है। कौवा की बात करें तो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है कौवा। दार्जिलिंग चिड़िया जो होती है वो दो पत्तों को आपस में सिलकर घोंसला बनाती है। अक्सर हमने देखा है कि आम के जो पत्ते होते हैं एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, तो ये दार्जिलिंग चिड़िया का काम है। दार्जिलिंग चिड़िया अपना घोंसला दो पत्ते तीन पत्ते को आपस में जोड़ करके बनाती है। कोयल अपना अंडा कौवे के घोंसले में रखती है। कौवे के अंडे को गिरा देती है और अपना अंडा कौवे के घोंसले में रख देती है, और बड़ा होने पर फिर कोयल जो है अपने माँ के पास चली जाती है। तब पता चलता है कौवा को कि ये मेरा बच्चा नहीं है, क्योंकि कोयल की तरह ही बोली बोलता है। कलचीरी पक्षी की बात करें, कलचीरी पक्षी ज़मीन पर किसी पत्थर के बीच जो है अपना घोंसला बनाकर रहती है। याद रखना है, कलचीरी पक्षी ज़मीन पर किसी पत्थर के बीच अपना घोंसला बनाकर रहती है। और दार्जिलिंग चिड़िया जो है दो पत्तों को सिल करके अपना घोंसला बनाती है। ये दो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कठफोबरा और बसंत गौरी पक्षी। एक कठफोबरा और बसंत गौरी पक्षी जो होता है ये तने में छेद करके अपना घोंसला बनाकर रहती है। तने में छेद करके घोंसला कौन बनाता है? कठफोबरा और बसंत गौरी पक्षी। दार्जिलिंग चिड़िया जो है दो पत्तों को सिलकर घोंसला बनाती है, और कलचीरी पक्षी ये ज़मीन पर किसी पत्थर के बीच अपना घोंसला बनाती है। कुछ नोट है, जैसे कि घोंसला बनाने का कार्य जो है नर पक्षी के द्वारा किया जाता है। उसके बाद उल्लू पेड़ के खोखले भाग में ही अपना घोंसला बना लेती है। उल्लू कहाँ बनाती है घोंसला? पेड़ के खोखले भाग में। फाख्ता नामक पक्षी जो है, फाख्ता नामक पक्षी ये झाड़ियों के बीच अपना घोंसला बनाती है। फाख्ता नामक पक्षी कहाँ घोंसला बनाती है? झाड़ियों के बीच। चील जो है सबसे ऊंचे पेड़ पर, जिसका आकार 4 से 5 फीट चौड़ा होता है। याद रखना है कितना? 4 से 5 फीट चौड़ा चील अपना घोंसला वहाँ बनाती है। चील अपने घोंसले का इस्तेमाल कई सालों तक करता है, इसकी ये विशेषता है। उसके बाद गिद्ध अपना घोंसला सुनसान स्थानों में, पेड़ों पर, चट्टानों की दरारों में और चील के छोड़े हुए घोंसलों में बनाता है। गिद्ध अपना घोंसला कहाँ बनाता है? सुनसान स्थानों पर, पेड़ों पर, चट्टानों की दरारों में बनाता है। और चील के छोड़े हुए घोंसले को, या चील अगर घोंसला छोड़ दिया है तो उसी में गिद्ध घोंसला बना लेता है, उसी में रहता है। मोरनी जो है अपना घोंसला झाड़ियों एवं पेड़ की नीची डालियों पर बनाती है। मोरनी कहाँ बनाती है? ये बनाती है झाड़ी में, या फिर पेड़ की नीची डाली जो होती है वहाँ पर अपना घोंसला बनाती है। उसके बाद मादा या शुतुरमुर्ग की बात करें तो ज़मीन को थोड़ा सा खोदकर उसमें अपना घोंसला बनाती है। मादा शुतुरमुर्ग ज़मीन को खोद करके अपना घोंसला बनाती है और अंडे देती है। मनुष्य का आवास स्थल की बात करें तो मनुष्य का आवास स्थल दो प्रकार का होता है, अस्थायी होता है और अस्थायी होता है। जैसे कि अस्थायी में हो गया मिट्टी या ईंटों द्वारा निर्मित, ये अस्थायी आवास होता है। अस्थायी हो गया तंबू, टेंट के द्वारा बनाया जाता है अस्थायी आवास। तो मनुष्य दो प्रकार के आवासों में रहता है। आवास निर्माण को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं, जैसे कि स्थान की भौगोलिक स्थिति, ये भी आवास निर्माण को प्रभावित करती है। स्थान की भौगोलिक स्थिति, आवास स्थान समतल समूह पर है या पहाड़ी स्थान पर, शहर में या गांव में, इससे आवास निर्माण प्रभावित होता है। विशेष स्थान की जलवायु, विशेष स्थान की जलवायु द्वारा भी आवास निर्माण को प्रभावित किया जाता है। उस क्षेत्र स्थान पर वर्षा अधिक होती है या फिर कम गर्मी, या गर्मी ज़्यादा पड़ती है या कम, या किसी स्थान पर शीतकालीन अवधि कितनी होती है, तो इससे भी जो है आवास निर्माण पर प्रभाव पड़ता है। उसके बाद व्यक्ति की सामाजिक स्थिति, व्यक्ति की जो सामाजिक स्थिति है ये भी आवास निर्माण को प्रभावित करता है।
व्यक्ति की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति उसके आवास को प्रभावित करती है। विशेष स्थान पर उपलब्ध निर्माण सामग्री, विशेष स्थान पर उपलब्ध निर्माण सामग्री भी मुख्य रूप से आवास निर्माण को प्रभावित करती है। जिस विशेष स्थान पर जिस प्रकार की निर्माण सामग्री उपलब्ध होती है वहाँ आवास निर्माण में उसकी अधिकता अवश्य जो है दिखती है। अब हम घर के विभिन्न प्रकार के घर की बात करते हैं। विभिन्न प्रकार का जो घर है इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन, तो इसकी विशेषता को याद रखना है। जैसे कि बहुत सारा घर होता है मिट्टी के घर। मिट्टी के घर वैसे क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिलता है जहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, जैसे कि राजस्थान क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में, बिहार के क्षेत्रों में, यहाँ पर मिट्टी के घर देखने को मिलता है। मिट्टी के घर की विशेषता क्या होती है कि गर्मी अंदर न जा सके, इसके लिए इसके दीवारों पर मिट्टी का लेप चढ़ाया जाता है और इन घरों को समय समय पर लीपा भी जाता है ताकि मिट्टी टूटे नहीं और इन घरों में कीड़े ना आए। इसके लिए इनको गोबर से भी लीपा जाता है मिट्टी के घर को। इन घरों में यानी मिट्टी के घरों में जो है, मिट्टी का घर जो है मजबूत बनाने के लिए इसमें भूसी मिलाया जाता है, भूसा जिसको बोलते हैं। और इनकी छतों की जो झाड़ियाँ होती है वो किस लकड़ी से बनाई जाती है, नीम की या फिर कीकर की। इनकी छतों की झाड़ियाँ नीम की या कीकर की लकड़ी से इसलिए बनाई जाती है क्योंकि कीड़े नहीं लगते हैं इस लकड़ी में, इसीलिए। नेक्स्ट है लकड़ी या पत्थर के घर। लकड़ी या पत्थर के घर जो है, इस प्रकार के घर का निर्माण प्रायः पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा देखने को मिलता है। जहाँ पर अधिक बारिश हो, जहाँ अधिक बर्फ़ गिरता हो, उस क्षेत्रों में लकड़ी या पत्थर के घर देखने को मिलता है। जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में जो है लकड़ी या पत्थर के घर देखने को मिलता है। इसकी विशेषता क्या है, तो इन घरों की विशेषता ये है कि इनकी छतें ढलवा नुमा होती है। बारिश का पानी व बर्फ़ आसानी से नीचे गिर जाए इसके लिए ढलवा छत बनाया जाता है और कुछ स्थान पर समतल छत भी होता है। पत्थर के घरों की पुताई चूने से इसलिए की जाती है ताकि कीड़े न लग पाए, यानी कीड़ों से बचाव हो सके। ऐसे घर एक मंजिल, दो मंजिल दोनों होते हैं। अब देखिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लद्दाख के लोग अपने घरों के निचले हिस्से में पालतू जानवर व सामान आदि को रखते हैं। छत पर फसल आदि सुखाने के लिए सुखाते हैं, छत पर फसल और कुछ भी सुखाते हैं। तो अब नेक्स्ट है बांस या लकड़ी का घर। बांस या लकड़ी के जो घर होते हैं उस क्षेत्रों में ये घर बनाया जाता है जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है। जैसे कि असम क्षेत्र में ये घर देखने को मिलता है। किन क्षेत्रों में? असम क्षेत्रों में। ज़मीन से 10 से 15 फुट की ऊंचाई पर ये घर बनाया जाता है बांस या लकड़ी का। इसके जो खंभे होते हैं काफ़ी मजबूत बनाए जाते हैं ताकि बाढ़ से इसकी सुरक्षा हो सके। उसके बाद बर्फ़ के घर की बात करें तो बर्फ़ के घर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बर्फ़ के घर को इग्लू भी कहा जाता है। ये बर्फीली क्षेत्रों में बनाया जाता है। इसका प्रवेश द्वार जो होता है बहुत ही छोटा होता है ताकि बर्फीली हवाएं प्रवेश न कर सकें और यह एस्किमो शिकारियों का जो है अस्थायी निवास होता है। एस्किमो शिकारियों का क्या होता है? अस्थायी निवास होता है। नेक्स्ट है हाउस बोट। हाउस बोट जो है ये लकड़ी से निर्मित घर होता है। इसमें इसकी विशेषता ये है कि पर्यटकों के लिए खास करके ये घर बनाई जाती है। कश्मीर और केरल के क्षेत्रों में देखने को मिलता है हाउस बोट ज़्यादातर बनाया जाता है क्योंकि पर्यटक जो है यहाँ आते हैं कश्मीर और केरल। इसकी जो लंबाई होती है इस हाउस की कितनी होती है? 80 फुट, लगभग 80 फुट होती है लंबाई। कश्मीर हाउस बोट की कुछ विशेषता है जैसे कि छतों पर लकड़ी की नक्काशी की गई होती है जिसकी ख़त्म बंद किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? ख़त्म बंद। ये जो नक्काशी किया हुआ होता है छत पर लकड़ी की नक्काशी, उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? ये पूछा जाता है ख़त्म बंद कहा जाता है। नेक्स्ट है डोंगे।
डोंगे जो है यह कश्मीर में पाया जाने वाला नक्काशी रहित हाउस है। इसमें भिन्न भिन्न कमरे होते हैं और जिसमें जो है वहाँ के स्थानीय लोग निवास करते हैं। तो याद रखना है, डोंगे कहाँ? कश्मीर में। टेंट भी एक प्रकार का घर होता है। यह जो है अस्थायी घर होता है। अस्थायी घर के रूप में इसे निर्मित किया जाता है और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न वस्तुओं द्वारा टेंट लगाया जाता है। जैसे कि शहरी इलाकों में जो है प्लास्टिक का टेंट का यूज़ किया जाता है और ग्रामीण इलाकों में कपड़े का टेंट का। लद्दाख की चांगपा जनजाति लोग अक्सर इस तरह के घर बना के रहते हैं। तो लद्दाख की चांगपा जनजाति, याद रखना है कौन सा जनजाति? चांगपा जनजाति के लोग याक के बालों की पट्टियों से टेंट बनाते हैं जिसे रेबो कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लद्दाख की चांगपा जनजाति के लोग याक के बालों की पट्टियों से टेंट बनाते हैं जिसे रेबो कहा जाता है। ईंटों के मकान या ऊंची इमारतें ये समतल मैदानी क्षेत्रों में बनाई जाती है। 1 मंजिल, 2 मंजिल, बहुमंजिल भी होती है। अब हम हवेली की बात करें तो हवेली या किले या महल कहते हैं। ये प्राचीन काल में या मध्यकालीन काल में राजा महाराजा के घर में या जमींदार बनाते थे या धनी परिवार के लोग जो है इस हवेली का निर्माण करते थे। लेकिन वर्तमान समय में अभी भी बनाया जाता है। वर्तमान समय में धनी संपन्न वर्ग के लोग इस तरह का हवेली वाला घर या महल बनवाते हैं। अब हम ऋतु प्रवास की बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऋतु प्रवास। हर एक साल इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। विभिन्न लोगों व समुदाय द्वारा मौसम के अनुकूल स्थानांतरण अथवा मौसमी आवागमन को क्या कहते हैं? ऋतु प्रवास कहते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली कुछ विशेष जनजातियों में आज ऋतु प्रवास आज भी प्रचलित है। रैन बसेरा ऐसे लोगों का आश्रय स्थल होता है जो बेघर होते हैं। रैन बसेरा का संचालन प्रायः स्वयंसेवी संगठन द्वारा किया जाता है। रैन बसेरा में उन्हें निःशुल्क बिस्तर की सुविधाएं जो है उपलब्ध कराई जाती है। बिस्तर नहीं होगा, यहाँ पे बिस्तर होगा। बिस्तर की सुविधा, निःशुल्क बिस्तर की सुविधा जो है उपलब्ध कराई जाती है रैन बसेरा में, ये स्वयंसेवी संगठन के द्वारा। तो ये चैप्टर यहाँ पे इंड होता है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आया, अच्छा लगा। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ सके। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।